हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, पढ़ाई ऐसी चल रही है आप लोगों की। यदि नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग वन शॉट में आरो भाग दो पुस्तक का गद्य खंड कंप्लीट चैप्टर की हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सेशन में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, क्योंकि केवल ही केवल वन शॉट में टोटल ऑल चैप्टर गद्य खंड के खल्लास कर देंगे हम लोग, समाप्त कर देंगे हम लोग। यानी कि हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि इस वीडियो से एक चैप्टर पढ़ो, इस वीडियो से दूसरा चैप्टर, इस वीडियो तीसरा। नहीं बेटा, केवल वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सभी जुड़ जाइए, एक दूसरे दोस्तों को फोन कर लीजिए कि वन शॉट में यार पूरा का पूरा गद्य खंड समाप्त हो रहा है, काव्य। और फिर उसके बाद हम लोग काव्य खंड करेंगे। यानी कि पुस्तक का नाम ध्यान रखना, आरो भाग दो। देखो एक बार इधर सभी, क्लास 12th है, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं वन शॉट में गद्य खंड। पुस्तक का नाम क्या है? आरो। यानी कि ऑल चैप्टर समरी इन वन शॉट गद्य खंड आरो भाग दो, ये पुस्तक का नाम है। ये गद्य खंड हम लोग समरी कर रहे हैं ऑल चैप्टर्स की। तो करें शुरुआत। देखो यहां पर मैंने कोई क्रम वाइज चैप्टर नहीं लिया आप लोगों का, वो चैप्टर पहले लिया है जिसमें यानी कि हम लोगों ने बाद में पढ़ा और हम लोगों को बहुत कम समझ में आया, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांस भी है। क्योंकि स्टार्ट में हम लोग पढ़े, यानी कि मान लो पहला चैप्टर पढ़े तो हम लोग पता नहीं कितने बार उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि अंतिम यानी 17 चैप्टर की बात करूं तो उसे हम लोग एंड में पढ़ते हैं, और एंड में एक बार ही पढ़ पाते हैं या दो बार पढ़ पाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से चैप्टरों को लगाया है क्रम वाइज में, कि पहले ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोग उसे आसानी से कर सके। तो ऐसे मत घबराना कि सर ये तो लास्ट का है, ये पहले क्यों, ये पहले का है, ये बाद में क्यों। तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऑल चैप्टर करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करनी हम लोगों को, और संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, आप लोगों को ध्यान रखना उसमें, ठीक है। तो करें शुरुआत, तैयार हैं आप लोग सभी? चलो। तो पहला चैप्टर आ रहा है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश पढ़ेंगे, फिर हम लोग पाठ की समरी भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसके साथ में। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश भी की है, क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय क्या चल रहा था उस समय देश में। यानी कि किसी भी इंसान को अपनी जाति का कोड या अपना व्यवसाय चुनने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चुन सकता था वो। जैसे बच्चा पेट में होता उससे पहले तो उसका व्यवसाय तय कर दिया जाता है, चाहे वो भूखा क्यों ना मर जाए फिर भी उसे वही व्यवसाय करना पड़ता है। फिर एक आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। उन्होंने 3 शब्द बताए हैं, उन शब्दों की हम लोग बात करेंगे। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता, इन शब्दों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को। देखो पाठ का सारांश, यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, यानी कि एक भाषण के रूप, एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया 1936 में, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट के लल्लई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों से कर दिया। यानी एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो भाषण तैयार किया था 1936 में, उसे लल्लई सिंह यादव ने 2 प्रकरणों में उसे हिंदी अनुवाद में कर दिया। किस नाम से? जाति भेद का उच्छेद के नाम से। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। देखो यह जो भाषण तैयार किया भीमराव अंबेडकर जी ने, ये किस सम्मेलन में इन्हें बोलना था? जो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने क्या किया? तैयार किया था। लेकिन यह सम्मेलन किसी कारण से क्या हो गया? स्थगित कर दिया गया। फिर इन्होंने इसी भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इन्होंने प्रकाशित करवा दिया, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। फिर लल्लई सिंह ने इसे जाति भेद के उच्छेद के नाम से 2 भागों में बांट दिया। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही क्या हो गया? स्थगित हो गया, और यह पढ़ा नहीं जा सके। यानी कि यह जो एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जो भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था, सम्मेलन स्थगित होने के कारण वह बोला नहीं गया। तो फिर बाद में अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय, लोगों में इतना प्रिय हो गया, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक यानी संसार, संसार में आमजन, लोगों में इतना प्रिय हुआ। उनके अनुसार फिर आता है ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता। किनके अनुसार? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार 3 बातें, 3 शब्द ऐसे हैं जो एक आदर्श समाज
की कल्पना कर सकते हैं हम लोग यदि तीन शब्दों से एक आदर्श समाज कहलाता है। ये तीन तत्व आदर्श समाज के अनिवार्यतः होने चाहिए, अनिवार्यतः कंपलसरी होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन यापन या जीवनयावय का एक सती तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुंच सके। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी समाज हो, उस समाज में तीनों तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। आज के जाति मजहज आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, यानी वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो पहला प्रकरण है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसे हम मूल रूप से पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ चैप्टर के हम लोग समरी पढ़ेंगे, लेकिन यही एक चैप्टर है जिसको मूल रूप से पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहते हैं तुम हीना हो, तुम मीना हो, तुम हीर हो, तुम गुर्जर हो, तुम सैनी हो, यानी कि ऐसे जातिवाद बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका क्या करते हैं, समर्थन भी करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि कहा क्या, श्रम विभाजन क्या होता है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। लेकिन क्या कहा गया पोषकों ने कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या माना गया, एक दूसरा रूप माना गया, जिसमें कोई बुराई नहीं बताई गई इनके पोषकों के द्वारा। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए, यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी मजदूरों का विभाजन करने में भी ये क्या है, एक रूप लिया हुआ है। कौन? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी एक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन ठीक है, आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी क्या कहा गया है कि श्रम विभाजन होता है ना, वो अस्वाभाविक रूप से श्रमिकों का क्या नहीं करती, मजदूरों क्या नहीं करती, विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है भाई, देखो कुछ जातियों को, कुछ लोग होते हैं ना जो मैं कहूं कि एक कलंक है इस समाज में या इस देश में, जो जातिवाद फैलाते हैं, जो ये सोचते हैं ये जाति नीच है, ये ऊंची है, ये नीची है, ये ऐसा जो लोग हैं ना प्यारे बच्चों, मेरी नजर में तो इतना है कि उनकी कोई औकात, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, एक जूते के समान एक चप होता है ना, उसके समान होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं आज के समाज में ये चीज नहीं होनी चाहिए। सब पढ़े लिखे हैं, और जो यदि ऐसा करता है उसको समझाओ, नहीं समझाता है तो अपनी दोस्ती मित्रता उससे हटा दीजिएगा, क्योंकि वो इंसान इस देश के काबिल नहीं है, ना अपने परिवार के काबिल है, ना इस समाज के काबिल है। तो ऐसा है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बात तो सही है। क्या कहा गया, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाता है तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित, क्योंकि मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। जो लोग जातिवाद फैलाते हैं, कहते हैं ना कि मैं बढ़िया हूं तो मैं केवल मेरा व्यवसाय है कि किराने की दुकान में बैठूंगा या कोई रिटेलर की दुकान पे, कोई होलसेल की दुकान, मतलब इन दुकानों में मेरा व्यवसाय करना है। मतलब ये कोई जरूरी है यार, बढ़िया थोड़ी व्यवसाय करेगा। आजकल बढ़िया बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा गलत है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है।
यानी कि इसीलिए तो कहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है ना, गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तभी उसका व्यवसाय चुन दिया जाता है कि तुझे इस लड़का होगा तो ये कार्य करेगा, लड़की होगी तो ये कार्य करना, वो फिक्स है उसके लिए। और दूसरा कोई अपनी रुचि के अनुसार अपने उसके अनुसार नहीं कर सकता। ये तो गलत बात है ना। जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए पैसे में बांध भी देती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य का है ना, जन्म से पहले ही उसका पैसा निर्धारण ही नहीं होता, बल्कि जीवन भर के लिए उस एक व्यवसाय से, उस एक पैसे से उसे बांध दिया जाता है कि तू मरेगा या जिएगा, तुझे यही कार्य करना होगा। तो ये एक जाति प्रथा एक कलंक के रूप में है। भले ही पैसा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो। बात तो सही है भाई। अरे समय हर पल बदलता रहता है भाई, जैसा समय उसके अनुसार इंसान को बदलना पड़ता है। अरे भाई पहले ऊंट गाड़ी में लोग जाया करते थे, आजकल कोई ऊंट गाड़ी में जाता है क्या? नहीं। पहले पैसों से चिराग खरीदा जाता था, आजकल खरीदा तो जाता है, लेकिन मैंने कहा ना आप लोगों से, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं, मैंने देखा है। लेकिन वो कब होगा? जब हम लोग जीवन में जो भी कमजोरी आएगी, जो भी समस्या आएगी, उससे हम लोग घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। और हिंदी में तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम्हारे राजेंद्र सर हैं जो तुम्हें 100% मार्क्स दिलाने का वादा कर रखा है ना, तो फिर तो तुम्हें डरना तो बिल्कुल नहीं है हिंदी में। लेकिन धैर्य के साथ आप लोगों को पढ़ना है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को मेरे साथ साथ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि यार मूल पाठ कितना देर लगी, कितना बेटा समय तो लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वन शॉट में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यार गद्यखंड। थोड़ा भी आप लोग थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य जिसमें हुआ ना, वह बच्चा प्रत्येक समस्या में सफलता प्राप्त करेगा। ध्यान रखना है, कोई भी समस्या हो यदि उसमें धैर्य है ना, तो 101% वह उसमें सफलता प्राप्त करता है। और वही हम लोगों को करना है अंतिम समय तक, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यह यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? भाई समय परिवर्तन हो रहा है तो उस समय के अनुसार व्यवसाय बदलना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन जाति प्रथा एक ऐसा गंदा माहौल बना रखा है कि जो लोग ऐसा जातिवाद के पोषक हैं, वो इतना गंदा माहौल बना रखा है कि वो इंसान भूखों मर जाए फिर वो अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। ये क्या है? फिर उसके लिए मरने के लिए और कोई चारा नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। देखो हिंदू जाति के बारे में गलत है बेटा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण, बात तो सही है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कि जिसमें रुचि नहीं है फिर भी अपनी विवशता के कारण अपने पेट की भूख करने के लिए उसमें लटके रहते हैं। मतलब वो जब तक ये चाहते हैं कि जब तक मेरी भूख समाप्त न हो जब तक मैं कार्य करता रहूं। लेकिन फिर भी आपको पता होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा एक ऐसा कलंक के रूप में कार्य करती है जो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है। और आज भी हमें देखने को ये प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित। बात तो सही है, जिसमें रुचि भी नहीं है, जिसमें पैसा भी नहीं है, जिसमें हम लोग भूखे मरे, फिर भी उसे टालू काम है या जिसमें कम रुचि है, फिर हमें उसे करने पर मजबूर रहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कार्य कुशलता कैसे प्राप्त की, जिसमें न तो दिल लगे न दिमाग लगे, उसमें कभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है।
क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बात तो सही है, यानी कि हम वही जिसमें हमारी प्रेरणा, जिसमें हमारा वो कहते हैं रुचि नहीं होगी, वही कार्य हमें रोजाना करना पड़े, तो फिर हम लोग कहते हैं ना कि अपनी आत्मशक्ति प्रेरणा रुचि को दबाकर हमें निष्क्रिय बन जाते हैं हम लोग, फिर भी हमें वही पैसा जकड़ कर पकड़ा हुआ रखता है। अब देखो, अब आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस क्या होती है, जिसमें रस नहीं है, गाथा सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यानी लेखक कह रहे हैं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि मैं काफी देर होगी मुझे जाति प्रथा के बारे में सुनाते सुनाते, तो आप लोग भी ऊब गए होंगे कि यार ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, यानी कि अब समस्या जो है उसके रचनात्मक पहलू को लेता हूं। वो क्या है? मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। यानी लेखक ने कहा, अंबेडकर जी ने, कि मैं जो एक कहानी सुना रहा हूं जाति प्रथा की, तो आप लोग इसे सुन सुन करके ऊब गए होंगे, लेकिन आप कहेंगे मुझे कि आप जातियों के इतना खिलाफ हैं, इतने विरुद्ध हैं, तो फिर आपके दिमाग के अनुसार, आपके अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? फिर लेखक कहते हैं, अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरे अनुसार एक आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो? स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृता हो। समता को हम लोग समानता भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, और भ्रातृता को हम लोग भाईचारा भी कह सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? भाईचारे से किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, और ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि एक छोर, जैसे कि ये धागा का एक छोर है, इस छोर तक भी यदि भाईचारा हुआ तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। बात तो सही है। अभी कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आप लोग दूध में जितना पानी डाल दोगे, आप लोग पता नहीं कितना दूध है कितना पानी है, ऐसा ही भाईचारा होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम क्या बताया गया? लोकतंत्र बताया गया है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है भी, जहां लोकतंत्र होगा तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसका उपेक्षा भी करेगा। सब एक दूसरे की अपेक्षा करते रहेंगे, सभी को श्रद्धा और सम्मान की तरह दृष्टि से हम लोग देखेंगे, सभी को हम लोग एक दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे, तो हमें सभी को एक दूसरे को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और स्वतंत्रता शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को बाधा होगी। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मनुष्य किसी कार्य करने की शक्ति है, उसमें सक्षम है, प्रभावशाली है, तो इसे स्वतंत्रता क्यों नहीं प्राप्त कर सके? भी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका प्राप्त करने के लिए संविधान में भी लिखा हुआ है अब फिलहाल कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका, अपने जीवनचर्या चलाने के लिए वह कोई भी कार्य कर सकता है, कभी भी किसी भी जगह जाकर वह भी कोई भी कार्य वह कर सकता है। ऐसा उसको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। वही बात यहाँ संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी ऐसा कहते हैं।
जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रयोग की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कह सकते, नहीं कहा जा सकता। बात तो सही है। यदि आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, यदि आप लोगों को कोई कार्य करने पे आप मजबूर हैं, या आप लोग चाहे मन चाहा जो कार्य नहीं कर सकते हैं, या आप लोग आजीविका प्राप्त करने कोई कार्य करने कोई आपको नहीं करने दे रहा है, तो फिर आप लोग स्वतंत्र नहीं है। तो हम उसे क्या कहेंगे? दास्ता, उसे गुलामी कहेंगे। अरे भाई हम अंग्रेजों के गुलाम, अब तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं या स्वतंत्र हैं फिलहाल, आप अपने मन में स्वतंत्रता का भाव जगाइए। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग कहें कि कानूनी पराधीनता को ही हम लोग दास्ता कहें, यदि कानून से झगड़े हुए हैं तो वह दास्ता नहीं है। उससे बड़ा तो आपकी बेरोजगारी है, आप स्वयं स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं, आपके अंदर एक ऐसा भाव छिपा हो, उसको मारना होगा तुम लोगों को। अपने आप में एक भाईचारा बढ़ाना होगा, उसके स्वतंत्रता भी आपको मिलनी चाहिए, एक दूसरे का आपको साथ देना है, तभी आप लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ा। बात तो सही है। गुलामी एक वह भी चीज है, मान लो जिसका पैसा है वह है मजदूर से अपना चाहे जैसा कार्य करवा लेता है और उसको उतना पैसा भी नहीं देता वो, तो वह भी एक सबसे बड़ी गुलामी है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता यानी समानता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता, ये ध्यान रखना, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द एक क्या था? विवाद का विषय रहा था। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य समता 3 बातों पर निर्भर रहती है। ध्यान रखना, समता यानी कि सभी को समान रूप से सभी को अधिकार प्राप्त हो, सभी मनुष्य एक जैसे कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे पुरुष हो महिला हो। इससे भी शायद अब उन्होंने कहा है कि ये जो समता है समानता है, तो मनुष्य की जो क्षमता है वह 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा है मनुष्य के अपने परिवर्तन। इन दोनों पर मनुष्य के का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन इस पर अधिकार नहीं होता इन दोनों पर, लेकिन वह इस पर तो क्या कर सकता है? अपना अधिकार जता सकता है, यह उस पर अपने कंट्रोल कर सकता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होता, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान परिवर्तन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। बात तो सही है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा क्या है? उचित है। अपने जितने ही कहते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उसको विकास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और उसको पूरा उत्साह के साथ उसका साथ देना हमें चाहिए। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि ये 2 है, ये 2 आदमी है, ठीक है, हाँ, ये काया है और ये धोला है। ये कौन है? ये धोला है। ये 2 इंसान है। ये बेचारा काया है, ये जो गरीब इंसान है, और ये जो है ये धोला, ये अमीर बाप का एमएलए का बेटा है। तो जो भी सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है, तो वो उस योजना के अनुसार इसका कार्य तो बड़ी जल्दी हो जाता है और इसका कार्य नहीं होता है, तो ये तो गलत बात है ना। अब एक उदाहरण और मिलेगा। ये तो मान लो किसी प्राइमरी स्कूल में, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और यह किसी बोर्डिंग स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या अंग्रेजी मीडियम से है, ऐसे कुछ भी हो, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों भी इसको क्यों नहीं मिलती है? लेकिन आज के जमाने में ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। उस समय था तभी उन्होंने ऐसा लिखा है।
अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है, यानी कि मनुष्य के अपने प्रयत्न आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित भी है और हम ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समता अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। यानी कहने का तात्पर्य देश में कोई समस्या नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई बेरोजगार नहीं होगा यदि उसे समान रूप से अधिकार प्राप्त मिले, यानी कोई भाव भेदभाव न हो, कोई भ्रष्टाचार न फैलाओ, ऐसा कोई नहीं देखिए ये उच्च कुल का व्यक्ति है, ये नीच कुल का व्यक्ति है या नीचे कुल का व्यक्ति है या किसी ये एमएलए का बच्चा है, ये एमएलए का बच्चा नहीं है, तो ऐसा यदि नहीं हुआ तो सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सकता है। समता का औचित्य पर औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का बहुत ही बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अब देखो उदाहरण दिया गया राजनीतिक पुरुष का, यानी कि वो सभी के साथ समान रूप से अधिकार, सभी का समान रूप से सम्मान करता है। उसे नहीं पता है कितनी जातियां, कितने धर्म है, कितने कौन जाति का है, कौन इस धर्म का है, कौन दूसरी जाति का है, उसे नहीं पता, फिर वो सभी को समान रूप से अधिकार देता है और समान रूप से सभी का सम्मान भी करता है। तो वो एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इसका समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों में या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। बात तो सही है, यानी कितनी भी आवश्यकताएं क्षमताएं कितनी भी भिन्न हो, कितनी भी आवश्यकताएं क्यों न, कितने भी औचित्यपूर्ण क्यों न हो, लेकिन फिर भी मानवता के दृष्टिकोण को समाज दो वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण व श्रेणीकरण का संभव नहीं होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। अब देखो मैं इसे 2 मिनट में या 5 मिनट में इसे वैसे समझा देता हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। देखो प्यार बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1936 में एक भाषण लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जाति पाति तोड़मन लाहौर में अध्यक्ष भाषण के रूप में इन्होंने तैयार किया था, लेकिन आयोजकों की क्रांतिकारी आयोजकों की एक समान मत नहीं होने के कारण उस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। तो इन्होंने फिर क्या किया, इस पुस्तक के प्रकार स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया, लोगों को बांट दिया, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो लल्लई सिंह यादव ने जाति भेद उच्छेद के नाम से 2 भागों में से बांट दिया गया। अब इसमें जाति प्रथा को समझने वाला दूसरा रूप बताया तो है, लेकिन वो क्या है, गलत है, क्योंकि किसी भी इंसान का जन्म होने से पहले उसे किसी पेशे में बांध दिया जाना वो बिल्कुल ही गलत है। तो उसे हम सबसे बड़ी गुलामी कह सकते हैं। आदर्श कल्पना समाज के बारे में उन्होंने बताया कि जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, तो ये तीनों चीजें जिसमें होती हैं तो वह एक मेरे नजर में एक आदर्श समाज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हमने मूल इसलिए पढ़ा क्योंकि ये चैप्टर अंतिम है और आप लोग इसे बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत कम समझ में भी आया हो, क्योंकि है ही एक ऐसी है जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, जो कम समझ में आता है, ऐसा ही ये पार्ट है। अगला है, अब ये भी ध्यान रखना, आम्बेडकर की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और इस विषय में गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी प्राप्त कीजिए। आप लोग हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक में गांधी जी ने कैसे आदर्श समाज की कल्पना की है और उसे भी पढ़े आप लोग। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी हैं, तो उन्होंने भी एक आदर्श समाज की कल्पना की। अब आता है भक्ति। अब ये भक्ति क्या है, ये लिखा किसने है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। वैसे मैं बता देता हूँ, भक्ति लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और यह लिखा एक लक्ष्मी नाम की एक लेडी थी, गरीब थी,
और एक गोपालिका की कन्या थी, जिसके 3 पुत्रियां हो चुकी थी, जिसका पति भी मर जाता है। तो उसके बारे में एक कहानी है। तो एक बहुत ही एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित, यानी कि एक रेखा चित्र इनका स्मृति की रेखाओं में, वहां में ये संकलित है। कौन? भक्ति और की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेखिका ने सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। कहने का तात्पर्य अतीत और वर्तमान, जब लेखिका के पास वो काम कर रही थी उस समय की पूरी जानकारी, और उसके पीछे जो बीत चुका है भूतकाल है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं को छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल देने के निर्णय तक पहुंची। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो कैसी थी? संघर्षशील भी थी, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन उन्होंने जिया था। अब उस समय मान्यताएं कहती पितृसत्तात्मकता, तो उन पितृसत्तात्मकता के अंतर्गत उन्होंने अपने बेटियों के हक के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, और अंत तक लड़ती भी है, लेकिन जब हार जाती है तो वह लेखिका के पास आकर अपने कर्जे को फिर भी वो समाप्त करती है, लेकिन किसके अनुसार? अपनी संस्कृति के अनुसार ही। वह लेखिका की प्रत्येक बात को सुनती है, लेकिन जो उसे अच्छा लगता है ना, तो वही वह कार्य करती थी। और जो वह कार्य करती, वो लेखिका को तो वह कार्य करने पर मजबूर करवा देती, लेकिन खुद वह काम नहीं करती जो लेखिका उसे कहती थी। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे जीवन के परिचय को मानकर वे उसको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती। किसको? भक्ति को, लक्ष्मी को। क्यों? क्योंकि वो एक जीवन का एक अंग बन गया है। उसके साथ लेखिका ने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन के वेले और उनके जीवन के साथ। समग्रतः इस पाठ को परिस्थिति बस अक्खड़ नहीं बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी जीवन परिचय आत्मीयता से भरी इस कहानी के बहाने, इस संस्मरण के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है भाई? देखो, मानते हैं कि उस समय पितृसत्तात्मक मान्यताएं थी, लेकिन आज फिलहाल हम इसे एक स्त्री के संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में, एक स्त्री अस्मिता के बचाने की आवाज के रूप में हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। और ऐसा ही किसने किया है? लक्ष्मी ने किया है, जो उस समय पितृसत्तात्मक मान्यताओं को संघर्षपूर्ण करते हुए उन्होंने अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और अंतिम समय तक लड़ती भी रही है। अब देखो, ये अभी भक्ति थी, इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो क्या क्या होता है इसमें। वैसे मैंने आगे इसका मैं बताऊंगा भी, आगे मैंने कुछ इसके समरी के रूप में लिखा भी है, वो मैं आगे बता दूंगा तुम लोगों को। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो लक्ष्मी है वे एक गोपालिका की एक पुत्री होती है। अब जो उसकी जब शादी होती है, जब वो 5 वर्ष की होती है तो उसकी शादी हो जाती है। तो 9 वर्ष में उसका गोना हो जाता है। तो वहां जाती है तो उसके सास और ननंद होती हैं। उनके कहते हैं ना कि पुत्र थे, रेस के बेचारे के 3 पुत्रियां हो चुकी होती। यह अपने पति को बुढ़ऊ कहकर पुकारती भी है, लेकिन इतना प्रेम करता है इसका पति, कभी भी इसको मारा नहीं, ना कुछ गलत कहा। लेकिन जब वो काम करके भी आता था तो उसकी माँ उसे अपनी बहू लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ कहती, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी नहीं डांटता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी पत्नी सही है, वह एक परिश्रमी नारी भी है और अपने हक के लिए वह लड़ भी रही है। अब जब क्या होता है कि जब उसका गोना होता है 9 साल का, तो उसकी पुत्री हो जाती है, फिर 2 पुत्रियां और होती हैं बाद में। तो वो जब उसका पति मरता है 36 एज का होकर के, उम्र का होकर के, जो उस समय लक्ष्मी थी 29 वर्ष की, तो उस समय ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, जब उसकी बड़ी बेटी की शादी की, तो हमारा जो घर जमाई होगा वो बड़ी बेटी का पति ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर किसी कारण से बड़ी बेटी का पति गुजर जाता है, तो उसकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है। तो उसके जो जिठेत का पुत्र था,
जिसे यहाँ तितरबाज बताया गया है, उसे उसकी शादी करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसे जो कुछ मिला था, कुछ आम के पेड़ मिले थे, कुछ जमीन मिली थी, बंजर मिली थी, उन्होंने, उनकी बेटियों ने और वो लक्ष्मी ने बोडाऊ के मरने के पहले और बाद में भी उन जमीन को उपजाऊ कर दिया था। तो वो सब चीजें वो उनको चाहिए था। और भैंस, गाय भैंस दूध अच्छे थे, तो वो भी उनको रखना चाहते थे। तो एक बार क्या होता है कि जो जिठेत का जो साला था तितरबाज, वह घर मकान सोना देख करके वह उसकी उस मकान में घुस जाता है। तो वह जैसे ही बड़ी बेटी थी उसकी लक्ष्मी की, वह चिल्लाते हुए जब गेट खोलती है तो उसको पीटती भी है। लेकिन जब पंचायत बैठती है, जबरदस्ती उसका दूल्हा उसे बना दिया जाता है। क्योंकि एक ग्रामीण संस्कृति, कहते हैं ना कि एक रीति ऐसी थी कि एक कमरे से दो लड़के लड़कियां निकलना तो पति पत्नी माना जाता था। फिर उसके बाद महाजन को, जमींदार जिससे पैसा ले रखा था, तो क्या बोलते हैं वो, लक्ष्मी को एक दिन पूरे दिन धूप में खड़ा रखा, तो वह दूसरे दिन शहर में कमाने के लिए आ गई। उस समय महादेव वर्मा से इसकी क्या होती है, मुलाकात होती है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपके सामने कि चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार वो करती है, अपनी लीक चॉकलेट मतलब कोयले से खींच देती है। इस प्रकार बहुत सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, आगे आता है हमारा सीरीज के फूल, जो लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको आगे है ना सब कुछ दूंगा भी, कंप्लीट मतलब समरी भी मैं बताऊंगा आप लोगों को भक्ति के बारे में भी। ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत हैं। कहने का तात्पर्य, जो ये ललित निबंध सीरीज के फूल, ये इनके एक ललित निबंध है कल्पलता, उसमें क्या है, संकलित है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, यानी सन्यासी की तरह, अवधूत क्या होता है, सन्यासी की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो सीरीज का फूल है, प्रचंड धूप गर्मी के अंतर्गत वह खिलता रहता है, उसके फूल खिलते रहते हैं। इस प्रकार वह जिस प्रकार से जीता है, उसी बार मनुष्य को भी इन अजहर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जिस प्रकार सीरीज का प्रचंड धूप में, गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में वह खिलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य कहता है तुम भी है ना अपनी जिजीविषा बढ़ाओ और मेहनत करते रहो। ऐसी भावधारा से बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अवधूत की भांति। अब जैसे महात्मा गांधी ने सोचा था कि मैं देश को स्वतंत्र करा के रहूंगा, तो अंत वो स्वतंत्र कराकर ही उनको मार दिया जाता है। तो ऐसी प्रकार कवि ने कहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार महात्मा गांधी थे, उसी प्रकार यह सीरीज का फूल है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज पुष्प की कोमल सुंदरता की के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में पेटता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर कर देता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ बहुत कुछ बताया गया, राजनीति के बारे में बताया गया कि बुढ़ा जब कोई इंसान राजनीति में बुढ़ा हो जाता है, फिर वो नहीं निकलता है वहां से, राजनीति नहीं छोड़ता है, तो कोई युवा आके उसे धक्का मार देता है जब वो चला जाता है। वैसे ही एक सीरीज के फूल के बारे में बताया कि जब तक नीचे दूसरा फूल नहीं आएगा, जब उसे धक्का मार कर नहीं गिरा देगा, तब तक वह खिलता रहेगा। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है, यानी दुखी है, क्योंकि आजकल हम अशोक के फूल को भूल चुके हैं। और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी हो जाता है। किसे, अशोक के फूल को भूल जाने से वह क्या है, दुखी है, इससे उनको सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्य कवि होने की एकमात्र सत्य, यानी एक अच्छा कवि होने की, यानी कि वो क्या है, एक योगी की तरह अनासक्त शून्यता है और प्रेमी की सरस पूर्णता के साथ उपलब्ध होना एक सत्य कवि होने की क्या है, एकमात्र क्या है, शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव से में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की क्या है, प्रेरणा देता रहता है। यानी जिस प्रकार से
एक योगी होता है वह अनासक्त होता है, किसी के प्रेम जाल में नहीं फंसता है, वह अपने परिवार में फंसता है और वह लोगों में बिल्कुल भी रमता नहीं है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। वैसे ही जैसे एक अवधूत की भांति शिरीष का फूल प्रचंड धूप में भी खिलता रहता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें दखियाकर बाहर निकालने में लेखक का साहित्य समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक कोई नया फूल पत्ते नहीं आएंगे, जब तक वो फूल को धक्का नहीं देगा दूसरा फूल आकर के, तब तक वह खिला रहता है। तो इन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है साहित्य समाज राजनीति के रूप में कि जब तक राजनीति में कोई व्यक्ति है, एमएलए है, वो 60 साल का हो चुका है, फिर भी वह राजनीति में रहना चाहता है, तब तक वह नहीं हटता जब तक कोई युवा आकर उसे धक्का नहीं दे देता। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड यानी कि गणना की तरह है, जो सांस्कृतिक संदर्भता व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से भी क्या है, ये एक है। यानी कि बहुत अच्छा निबंध है जिसमें जीने की इच्छा बताई है लेखक ने। अब देखो ये है शिरीष का फूल, ये ध्यान आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने येलो कलर्स में किया, ये आप लोगों को पढ़ना है। यानी जहां लेखक बैठा हुआ बहुत सारे सीरीज के अनेक पेड़ हैं और कैसी है, जेठ की जलती, जेठ जो माह होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक पौष माघ फागुन, ऐसे जो 12 महीने होते हैं ना हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार, ऐसे ही जेठ की तपती हुई धूप में और जेठ की जलती हुई धूप में वह बैठा हुआ है, जिसके चारों ओर सीरीज के फूल हैं। कर्णिकार और आराग्यवद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे आसपास बहुत भी हैं। यानी कि सीरीज के फूल के साथ साथ कर्णिकार और आराग्यवद यानी अमलतास के पेड़ भी हैं। सीरीज के साथ आराग्यवद की तुलना नहीं की जा सकती, सीरीज के साथ आराग्यवद नामक अमलतास जो पेड़ है उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु में पलाश की भांति। कौन? आराग, यानी सीरीज से आराग्यवद की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि आराग्यवद जो होता है वह 15 से 20 दिन ही फूलता है। कितने दिन? 15 से 20 दिन अमलतास का, और वसंत ऋतु के पलाश की भांति ही वह रहता है। कबीरदास को इस 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था, यानी कि कबीरदास जी को भी 15-15 दिनों के लिए लहक उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ दिन और 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, यानी कहने का तात्पर्य उन्हें 10-15 दिन खिलना अच्छा नहीं लगता था। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप में मस्त बना रहता है, ये ध्यान रखना है। शिरीष का फूल है, वसंत के साथ वह खिलना शुरुआत हो जाता है और आषाढ़ तक बना ही रहता है। ठीक है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। अब जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यानी कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जब इंसान का हृदय सूख जाता है तो एकमात्र ही ऐसा शिरीष का फूल है जो कालजयी यानी हमेशा के लिए अवधूत की भांति अपनी अजेयता को प्राप्त करने के लिए हमेशा मंत्र प्रचार करता रहता है कि मैं यहाँ जीवित रहूंगा चाहे कैसी गर्मी पड़े। शिरीष के वृक्ष बहुत छायादार और बड़े भी होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था उसमें एक शिरीष, यानी कि जो पहले कोई रईस यानी कोई मोटे साहूकार जो मतलब धनवान लोग होते थे वो अपनी मंगलजनक वृक्षों के बीच अपनी वृक्ष वाटिका लगाया करते थे, उसमें एक शिरीष का फूल भी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि शिरीष का फूल क्या होता है, व्यक्ति को अजेयता का प्रमाण देता रहता है, उसमें जिजीविषा बढ़ाने की शक्ति देता रहता है। अब देखो यहाँ पे शिरीष दिख गया होगा आप लोगों को, ये लेखक ने कहां से लिया वो ध्यान रखना। व्रत संहिता के 55-13 ये श्लोक है, ये कोई पेज का नाम है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नांग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होंगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका की सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला
पंखा डोला लगाया जाना चाहिए। कहने के वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में ये सब बताया गया। याद मत रखना, नहीं याद हो तो छोड़ देना, इसको नहीं पूछा जाएगा इतना। बकुल के पेड़ के बारे में बताया गया है। जो अपेक्षा कहते हैं डाल इसकी क्या है, अपेक्षाकृत कमजोर होती जरूर है, यानी कि बकुल के पेड़ की जो डाल होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। देखो आप लोगों को ना, जो मैंने ये येलो कलर्स कर रखा है ना, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वहां से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना। मैं तुंदील नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में शिरीष का फूल माना जाता है कोमल, कठोर, निष्क्रिय, तटस्थ, तो क्या सब माना जाता है, संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी, उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है, यानी कि कालिदास ने कुछ पक्षपात किया था और अब मेरा भी कुछ पक्षपात है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों की पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित ब्रह्मस्य पेवलम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रित्राणाम, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो शिरीष का फूल है वो केवल भंवरों का ही दबाव है, वजन है, वही सहन कर सकता है, लेकिन पक्षियों का दबाव या पक्षियों का जो बोझ है वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। ऐसा पक्षपात कालिदास ने किया है और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं इसका पक्षपात करते हैं। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह क्या है, भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं, यानी कि इसके जो फूल आते हैं वो इतने कठोर हैं, कहने का तात्पर्य जब तक बने रहते हैं, जब तक नया फल आएगा उसे धकिया नहीं दे देगा तब तक वह बना ही रहता है। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्पति पुष्प पत्र में मरमरित होती रहती है, शीश के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। जैसे क्या, कोई वृक्ष, कोई वाटिका है, उसमें सारे पेड़ पौधे हैं बिल्कुल झड़ जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल बंजर सा हो जाता है, उस समय केवल शीश का फूल है वही खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है, राजनीति की बात याद आ गई, जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक वे जमे रहे। राजनीति में क्या होता है कि अब उनको पता है मैं राजनीति नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो जमे रहते हैं, लेकिन जब तक कोई युवा आकर उन्हें धक्का नहीं दे देना जब तक वो निकलते नहीं है। ऐसा ही हमारा शीर्ष का पुष्प या फल है, जब तक नया फल या फूल नहीं आएगा तब तक वो वहीं पर डटा रहता है। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की अपरिचित और अति प्रामाणिक सत्य है। बात तो सही है, ध्यान रखना है। जरा और मृत्यु सभी को पता है, जो जी रहा है वो मरेगा, एक दिन जरेगा जरूर है, सीधी सी बात है। ये क्या है, इसके बारे में सभी अति परिचित है और अति प्रामाणिक भी है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक की बात भी है और इसे सभी लोग परिचित भी हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो भरा जो सो जरा, जो बरा सो बुताना। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे, भोले हैं वो भोले हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत और अवधूत है, यानी आश्चर्यचकित एक सन्यासी है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हरा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, वह अपनी जगह बना रहता, डटा रहता है। न उद्धव का न माधव, यानी इसको कोई किसी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जगह से हिलता, अपनी जगह पर हमेशा रहेगा और खिलता ही रहेगा मुस्कुराहट के साथ में। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते, यानी कि जब इतनी गर्मी धूप पड़ती है, जब धरती और आसमान जलता रहता है ना, तब भी ये अपने जगह से हिलते नहीं है और रस पता नहीं कहां से खींचते रहते हैं, अवधूत की बातें बने रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, आठों पहर। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, यानी कि यह उस श्रेणी का एक, कहते हैं ना कि
श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि जब लेखक ने किसी वनस्पति शास्त्री ने पूछा तो क्या बताया कि जो शिरीष का फूल है वो अपना रस कहाँ से खींचता है, तो उन्होंने बताया कि वायुमंडल से खींचता है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादकता कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। यानी जो अनासक्त होगा उसी में काव्य लिखने का एक मन होगा, क्योंकि वो अनासक्त किसी परिवार के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते, किसी को लेना देना नहीं होता, वही इंसान एक अच्छा कवि बन सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कर नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कि कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरा कवि वाल्मीकि है और तीसरा व्यास है। ये ध्यान रखना है। कर्नाट राज्य की जो प्रिया है विजिका देवी ने कहा गर्वपूर्वक कि तीन ही कवि हैं यहाँ पर, एक ब्रह्मा है, दूसरा वाल्मीकि और तीसरा व्यास है, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, तीसरे ने महाभारत, यानी कि व्यास ने महाभारत लिखा और वाल्मीकि ने रामायण लिखा और वेदों को लिखा ब्रह्मा जी ने। इसके अलावा कोई चौथा कवि नहीं है। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसा मूर्धीन ददामी वाम चरण कर्नाट राजप्रिय कहती है कि तीनों के अलावा कौन कौन, नंबर 1 ब्रह्मा जिन्होंने वेदों की रचना की, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 2 रामायण जिन्होंने वाल्मीकि की रचना की। तीसरा है व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। और जो चौथा आपने आप में यदि कोई कवि मानता है तो मैं उसे में बायां चरण उसके ऊपर रखती हूं। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, क्योंकि फक्कड़ यदि कोई रहेगा, सन्यासी रूप में रहेगा, किसी प्रेम में, समाज में, अपने बच्चों के प्यार में नहीं फंसेगा, तो वही एक सन्यासी, एक अच्छा कवि, एक अच्छा फक्कड़ कवि बन सकता है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं होते। बात तो सही है। लेखक कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं भी कवि हो सकता हूं, मैं भी कुछ छंद और तुक बना लेता हूं, कालिदास ही बना लेते हैं, लेकिन कालिदास जैसा मुझे कोई कवि नहीं कह सकता। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदारों को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्ये कव्ये कव्यस्ते कालिदासा धा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमुड होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान रह जाता हूँ। कौन कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कालिदास के एक एक श्लोकों को मैं देखता हूँ तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। शकुंतला कालिदास के हृदय में से निकली, यानी कहने का तात्पर्य क्या, शकुंतला है निकली ही कालिदास के हृदय से, उनकी रचना में शकुंतला की बात आती है ना। विधाता की ओर से कोई कापण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। यानी कि राजा दुष्यंत था, बहुत अच्छे प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे बार बार, यार इस चित्र में ना कोई कमी है, कोई कमी है, कोई कमी है। फिर कमी क्या थी कि शिरीष का फूल नहीं लगाया था। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे और रह गया है। शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मरनाल का हार, ये दो चीजें वो भूल गए थे। कालिदास सौंदर्य के बाहर बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण शब्दों की बात, इसलिए मैंने ये फुल चैप्टर के अंतर्गत समरी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि फुल चैप्टर पढ़ेंगे तो ही हम थोड़ा बहुत समझ में आएगा दोनों के दोनों।
सीरीज के फूल और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये तो अच्छे से आप लोगों प्यारे बच्चों पढ़ना ही होगा, ध्यान रखना। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी के अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ भी अनासक्त, यानी कि यहाँ अब आधुनिक कवि जो थे सुमित्रानंदन पंत, वो भी एक अनासक्त आधुनिक कवि माने जाते हैं, और एक कविवर रविंद्रनाथ भी अनासक्त कवि माने जाते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोधान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमने आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या वे बाह्य परिवर्तन धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता है। यानी बूढ़ा यहाँ कौन आया है? महात्मा गांधी जी के लिए आया, ध्यान रखना। जिस प्रकार से एक शिरीष का फूल इस प्रचंड धूप में अपना वायुमंडल से रस खींचता रहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बुढ़ा यानी महात्मा गांधी जी अपने देश को आजाद कराने के लिए डट पर खड़े, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो फिर भी वो डटे खड़े रहे थे। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत यानी महात्मा गांधी जी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? वो कहते हैं आज भी इस देश में गांधी जैसे सन्यास यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता, विद्वानों की आवश्यकता है। और वो कहते हैं जब भी मैं इस दुनिया के हाय तौबा करती हुई दुनिया को, भ्रष्टाचार फैली हुई दुनिया को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाय वह अवधूत अर्थात वह महात्मा गांधी जी जैसे विद्वान कहाँ है। तो 2 चैप्टर हो गए हमारे, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार बता दीजिएगा मुझे। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों चैप्टर इसलिए हमने कंप्लीट पढ़ा है क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, तब हमें ये याद होते हैं, तब हमें समझ में आता है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन भी आएगा ना तो वही बच्चा इसका आंसर देगा जो इसे 2-3 बार पढ़ चुका होगा। तो इसलिए मैंने इसे कंप्लीट करवाया। अब आता है पहलवान की ढोलक। ये क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है। और पहलवान की ढोलक है जो इसमें प्रमुख पात्र के रूप में है। तो वो क्या होते हैं कि जब उनका जन्म होता है तो उनके माता पिता का निधन हो गया था, तो उनकी विधवा सास ने उन्हें पाला और पोसा था। अब जो पहलवान है, अब वो जैसे ही गांव के लोग उसकी विधवा सास को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाते थे, तो वो गांव वालों से अपना बदला लेने के लिए रोजाना कसरत करता और बिना पानी का दूध पिया करता था। तो जिसके कारण वो एक पहलवान जैसा दिखने लग गया था। तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानी में पहलवान की ढोलक भी शामिल है, यानी प्रमुख कहानियों में यह कहानी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी गांव की संस्कृति को, उसकी आसपास के क्षेत्र को समझाने में अच्छे से एक अच्छे कवि हैं जो पाठकों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों परिवेश से इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन्होंने जिन जिन पात्रों का अपनी कहानियों में प्रयोग किया है, तो ऐसा लगता है वो प्रत्येक पात्र काल्पनिक नहीं है, ऐसा लगता है वास्तविक रूप से वो जी रहे हैं। ऐसा सजीव चित्रण हमें कहीं पर भी देखने को प्राप्त नहीं होता। यह ऐसा क्या है? कठिन है, जो इनमें एक सहज रूप से पाया जाता है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान की क्रियाकलापों का सामंजस्य दुर्लभ है। यानी कि देखो, ढोलक की आवाज चढ़दा गिरदा आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा, और पहलवान लुटन पहलवान के
जो मन के भाव थे उसका सामंजस्य कैसे बैठा। ये लुटन पहलवान जो था वो चांद सिंह को भी उस बस केवल ढोलक की आवाज उसका साथ दे रही थी और कोई भी साथ नहीं दे रहा था, तो वह उसे उस ढोलक की आवाज को सुन करके और उसके धाव पेचों में ऐसा तालमेल बन गया कि वह चांद सिंह को भी पटक डालता है। इन विशेषताओं के साथ रेणु जी की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी भी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक भी है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब राजा श्यामानंद श्यामनगर के राजा थे तो वो उसे राज दरबारी बना लेते हैं लुटन पहलवान सिंह को, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई तो विलायत से एक नया राजा आ गया, पूरी संस्कृति को उलट पुलट कर दिया है। पहलवानों को निकाल देता है, दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है, पूरी तरह एक जमीनी व्यवस्था को पलट देना एक बहुत ही बड़ा क्या है, एक नई व्यवस्था का आरोपित करने का एक प्रतीक माना गया है, जो गलत है। यह भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है। जैसे भारत पर इंडिया, आजकल हम कहते हैं कहाँ क्यों इंडिया, भारत तो बहुत कम बोलते ना, छा गया ना, ऐसे ही विलायत से नया राजा आया और पुरानी व्यवस्था को बिल्कुल ही समाप्त करके नई व्यवस्था लागू कर दी अपने अनुसार। जो लुटेन पहलवान को लोक कलाकार के आसन में उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, इतना अच्छा पहलवान आज 2 वक्त की रोटी के लिए इतना तड़प रहा है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती है। यानी कि ऐसी गरीबी है जो गांव की पहलवानी क्या शौक पालेगी, जब खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो पहलवान बनकर क्या करेंगे, कहाँ से आएगा, ताकत कहाँ से आएगी। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख और महामारी के दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। यानी हैजा और मलेरिया जैसे रोग फैल रहे थे गांव में, तो रात को वह शाम से बजाना स्टार्ट होता, सुबह तक बजाता रहता और लोगों की आंखों में एक दंगल आ जाता सामने, जिससे उनकी पूरी रात कट जाया करती थी। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को फटे डोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस कोरोना त्रासदी में लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यानी कि एक दिन क्या होता है कि जब ढोल नहीं बजी तो उनके बहुत सारे गांव के लोग वहां गए, शिष्य वहां गए तो देखा कि लुटन पहलवान सिंह मर चुका है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा पहलवान 2 वक्त की रोटी के लिए इतना तड़पा और भूख के मारे जब अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सवाल छोड़ जाता है, क्या इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा पहलवान होने के बाद में क्या हमारे समाज में ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी प्राप्त नहीं हो सके उसे? वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़, यानी ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने लुटन पहलवान सिंह छोड़ जाता है। यानी कि क्या ये पुरानी व्यवस्था है, क्या ये नई व्यवस्था है, क्या ये कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षा, से बहुत सारे सवाल हमारे सामने ये छोड़ जाता है। अब देखो लुटन जी जो पहलवान था, अब वो क्या होता है कि जब मैं ये तो बात मैंने बता दी थी तो कि किस प्रकार उसकी विधवा सास उन्हें पालती है। तो एक बार क्या होता है, श्यामनगर के मेले में जब मेला देखने गया तो वहां एक चांद सिंह था, तो 3 दिन पहले ही अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया था। 3 दिन में सभी पट्टों को, सभी पहलवानों को वह हरा देता है। तो अब लुटन सिंह ने उसे बिना सोच समझे चेतावनी दे डालता है। तो लोग दुकानें बंद बंद करके वहां जाते हैं और कहते हैं कि ये पागल है, मारा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन जैसे कुश्ती स्टार्ट होती है तो वो अपना दाव पेज दिखाता भी है लुटन, क्योंकि उसका साथ कोई नहीं दे रहा था उस समय, केवल ढोलक की आवाज दे रही थी, ढोलक की जो आवाज आ रही थी। ठीक है, धाक दीना तिरकट दीना, धाक दीना तिरकट देना, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, इस प्रकार ढोल के बहुत सारे बोल थे। तो क्या होता है, राजा श्यामानंद ने बीच में ही कुश्ती को हराकर उसे 10 रुपए देते हैं कि जा पहलवान, शाबाश, अब तू जा और ये 10 रुपए की खिलौने खरीद या मिठाई खा और चला जा। लेकिन पहलवान कहता है कि लुटन, मैं तो इससे लड़ूंगा वरना मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं मर जाऊंगा। फिर बीच में से एक आवाज आती है, क्यों नहीं इसे लड़ा दिया जाए। अंत में ढोल की आवाज के साथ साथ वह चांद सिंह को हरा देता है और फिर उसे सिंह की उपाधि दे देता है। कौन? राजा श्यामानंद। वहां जो उनके
मंत्री साहब थे वो सब उनको कटाक्ष भी करते हैं कि ये नीची जाति का है, फिर आप इसे सिंह की उपाधि क्यों दे रहे हैं। तो फिर राजा कहता है कि क्षत्रियों जैसा कार्य किया है तो सिंह की उपाधि से प्राप्त होगी। उसी समय वो उन्हें अपने राज दरबार में रख लेते हैं। 15 वर्ष बहुत अच्छे बीते हैं। फिर राजा श्यामानंद की मृत्यु हो जाती है तो एक नया विलायत से एक नया राजा आ जाता है और वह पुरानी पूरी व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त करके नई व्यवस्था अपने अकॉर्डिंग चालू कर देता है। फिर वहां से लुटन पहलवान से अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी तड़पता रहता है। इससे पहले की बात है वह काला खां, जिसके कहते हैं ना कि जिसके आ अली बोलते ही सामने वाले प्रतिद्वंदी को लकवा मार जाता था, उसे वह हरा देता है। अब राजा श्यामानंद ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि इसके सामने पहलवान के सामने, लुटन पहलवान के सामने अब कुश्ती नहीं लड़ाई जाएगी क्योंकि वह उसे मार सकता। जब ये जोर से चिल्लाता था, दहाड़ता था, तो ऐसा लगता है कि राजा का बाघ बोला, ऐसे लोग कहते थे। इसके 2 पुत्र भी थे। लोग कहते थे कि बेटा, बाप तो बाप था, बेटे भी उनसे ऊपर के रहेंगे, यानी कि बहुत अच्छे पहलवान वो दिखाई देते थे। लेकिन वो भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने के कारण वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस दिन वो राजा श्यामानंद द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनता है और दोनों नदी में बहाता है। फिर भी वह आकर के पूरी रात, जिस दिन वो दोनों बेटे मरते हैं ना, तो उसी दिन वो उसी रात वह पूरा ढोल पूरी रात बजाता है। लोग कहते हैं कि देखो 1.5 हाथ का इसका कलेजा है। तो इस प्रकार यह कहानी। और दूसरी बात यह है, जो ढोल थी सुबह शाम से लेकर सुबह तक बजाता है, इसलिए क्योंकि उस समय मलेरिया जैसे रोग फैला हुआ था और पेचक की नई डरावनी आवाज थी और सर्दी भी थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, जिससे लोग कप कपा रहे थे। रोजाना कोई माँ बाप अपने बेटे को बोल भी नहीं सकती थी, इतना वो डरे हुए थे। तो उनको एक रात को जीवन शक्ति देने के लिए ही पहलवान उन्हें ढोल बजाता। क्यों? उनकी आंखों के सामने एक दंगल सा छा जाया करता था, जिससे उनकी पूरी रात आराम से गुजर जाती। और वह ढोलक की आवाज उन्हें संजीवनी शक्ति की तरह या संजीवनी बूटी की तरह उन्हें ताकत प्रदान करती रहती थी। ठीक है, आगे अब आता है बाजार दर्शन। ये बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है। अब इसमें क्या होता है कि लेखक बताता है कि एक बार तो हम लोग सारांश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई थी। यानी उपभोक्तावाद और बाजारवाद, यानी बाजारवाद को बढ़ावा देना और उपभोक्तावाद किस प्रकार बाजारवाद बढ़ा रहे हैं, इनमें 1.5 दशक पहले ही सरकार ने मुहिम चलाई थी, लेकिन लेखक ने बहुत पहले ऐसे लिख दिया था। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। बात तो सही है। लेखक इसमें कहते हैं कि यदि जेब में पैसा है तो हम लोग इनकी बिना आवश्यकता के बहुत सारा सामान खरीद लाते हैं और बाद में हमें उसे बाद में सोचते हैं यार ये सामान हमने गलत भी लिया है, फिर ईर्ष्या से हम लोग घृणित भी हो जाते हैं। और तो जिससे कि हमारा प्रत्येक कार्य, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, एक ऐसा ईर्ष्यालुपन छा जाता है जिससे हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो लेखक एक बात कहते भी हैं, क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जब मन खाली हो तब हमें बाजार नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मन खाली नहीं हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन जब खाली नहीं होगा तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदेंगे, जिससे बाजार का जो औचित्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ भगत जी का भी एक उदाहरण दिया गया है। जो भगत जी हैं चूरन वाले, वो 6 आने तक का चूरन बेचते, उसके बाद 25वां पैसा वो किसी से बिल्कुल भी नहीं लेते थे और जो चूरन बचता वो उसे फ्री में बांट दिया करते थे। एक दिन लेखक को बाजार में मिलते भी हैं भगत जी और जय जय राम एक नमस्कार पूर्ण एक अभिवादन रूप एक बोल भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बाजार की जो चकाचौंध है उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। वह कोने से एक पंसारी की दुकान पे काला नमक और जीरा खरीदते हैं और वहां से तुरंत चले आते हैं। तो इस प्रकार यदि हमें बाजार का, यदि हम लोग माने कि इसका औचित्य क्या है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं, वो कब? जब हमें आवश्यकता के अनुसार हम लोग चीजें खरीदें। यदि हमें आवश्यकता ही नहीं है फिर भी हम लोग चीजें खरीदते जाएंगे तो वो चीज महंगी भी हो जाएगी और फिर हमें समय पर प्राप्त भी नहीं होगी, जिससे हम लोग बाजारवाद बढ़ा देते हैं। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है।
अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, यानी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए हमारे क्या बना सकती है, बेकार बना सकती है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से हमें समझाने की कोशिश की। यानी कहने का तात्पर्य यदि हम बाजार की चकाचौंध में फंस गए तो हमें असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का घायल कर देती है और हमेशा के लिए हमें बेकार हो सकते हैं। जिससे लेखक ने हमें बहुत सारे तरीके से हमें समझाने की कोशिश भी की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा को, यानी कहीं दार्शनिक नियमों के अनुसार बताया है, कहीं हमें दर्शनों के अनुसार बताया, कहीं हमें जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, किस्सा की दंत या जनश्रुतियां होती हैं, उनके अनुसार भी हमें समझाने की कोशिश इन्होंने की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को इन्होंने अनीति शास्त्र बताया। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया गया, अनीति शास्त्र, यानी ऐसा शास्त्र जो नीति का शास्त्र नहीं है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, उन शब्दार्थों को मैंने लिखा इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परचेजिंग पावर क्या होता है, खरीदने की शक्ति होती है, स्वभाव होता है सामान, दरकरार होता है जरूरत, अपरिमित होता है सीमित, अतुलित, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, जिसकी तुलना न की जा सके, पेशगी, ये भी याद रखना, अग्रिम राशि, नाचीज होता है महत्वहीन। ये दो शब्द याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकिंचित क्या होता है, अर्थहीन, पेशोपेश होता है असमंजस्य, अपदार्थ होता है जिसका अस्तित्व न हो, स्पृहा होता है इच्छा। अब देखो यहाँ पर मैंने मूल पाठ भी लिख दिया है, लेकिन ये जो मैंने अभी अभी समझाया था आप लोगों को बाजारवाद के बारे में या बाजार दर्शन पाठ के बारे में, वो आप लोग ध्यान से आप लोगों ने समझा होगा, तो फिर आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो और मैंने दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने येलो कलर्स में जो बोल्ड किया है जिस शब्दों को, उन शब्दों को आप लोग अवश्य पढ़े। जो मैंने बता दिया है ना बस 2-5 मिनट में, वही चीज है, ये सब कुछ उसी में लिखा हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब हमें जरूरत नहीं है तो इस प्रकार से हम लोग ट्रॉली सी ले लेते हैं और उसमें सामान भरते रहते हैं जो अनावश्यक चीजें होती है हमारे लिए, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये तो अवश्य पढ़ना है आप लोगों को, ये जो पीले कलर्स में मैंने शब्दों को किया है ये तो पढ़ना है, पढ़ना, ये बहुत एक अच्छे शब्द है और इनको यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कुछ उदाहरण दिए कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए जिससे लू नहीं लगती है, तो इस प्रकार से हमें ये, और ये देखो यार, मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद है तो बाजार नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चूरन वाले भगत जी आगे 6 आने का चूरन बेचते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपए वो किसी से नहीं लेता है, फ्री में बांट देता है, ये भी ध्यान रखना। और वो बाजार से क्या लेते हैं, भगत जी पर, भगत जी, और जैसे 6 आने का चूरन बेचते हैं तो वो 25वां पैसा किसी से नहीं लेता है, और उस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि वो पंसारी की दुकान से केवल काला नमक और जीरा खरीदते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। लोग स्पिरिचुअल कहा है, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, यानी कि कुछ लोग अपर जाति का तत्व होते हैं जो स्पिरिचुअल, जिन्होंने जो लोगों को स्पिरिचुअल, जिन्होंने लोगों ने स्पिरिचुअल कहा, यानी कि आत्मिक, धार्मिक, नैतिक को कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया उसको भी याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, पंसारी दुकान पर जीरा और काला नमक लेते हैं वहां से, उसके बाद वो चकाचौंध से बिल्कुल भी उन्हें प्रभावित नहीं करते और वो आराम से अपने घर आ जाते हैं। और अब जो लोगों के पास पैसा बहुत सारा है वे न तो बाजार का लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, और वे लोग बाजार का बाजारोपन ही बढ़ाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब मैंने बता दिया है। अब आता है हमारा काले मेघा पानिधि, ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, एक संस्मरण है काले मेघा पानिधि, जिसमें लोक प्रचलित और विश्वास और विज्ञान के मत, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के मध्य द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आज विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन कुछ लोगों के विश्वास है बारिश नहीं आ रही, रामायण का पाठ करवा दो, कहते हैं ना हमारे लोग ऐसे, यहाँ भी फलाने फलाने प्रसाद भगवान के चढ़ा दो ऐसे बारिश आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ युवा जो लोग हैं 10 से 12 वर्ष से लेके 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे लंगोटी पहन करके, नंगे बदन लंगोटी पहनते हैं और एक मेंढक मंडली यानी इंद्र सेना के रूप में घर घर जाकर वो पानी मांगते हैं, और जो बच्चा कुचा पानी था वो उनके ऊपर डालते हैं, जो लेखक ने एक बर्बादी ही बताया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पर सार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, इसमें कौन कितना सार्थक है यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को द्विलित करता है। कहने का तात्पर्य क्या है,
एक तो विज्ञान का तर्क, एक विश्वास है हमारा पहले से लोगों का। अब उसमें से कौन कितना सत्य है ये तो हम लोग नहीं जानते, ये तो एक पढ़ा लिखा समाज भी उद्वेलित करता ही रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रश्न रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, यानी कि आषाढ़ का पहले 15 दिन बीत चुके हैं, बारिश अभी तक नहीं हुई है। खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता। बात तो सही है, सुबह से शाम तक यदि पानी नहीं मिलता, एक दिन नहीं नहाते हम लोग गर्मी में, तो फिर हमारा क्या होता है। और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। अब जब बारिश नहीं हो रही, जब विज्ञान कुछ नहीं कर पाया, तो उस समय क्या लोग विश्वास वाले जो लोग, जो समाज में जो लोग किंवदंतियां हैं या जनश्रुतियां हैं, क्या उन पर विश्वास करना छोड़ दे? नहीं बेटा, फिर वो उन्हीं पर विश्वास करने स्टार्ट करेंगे। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता रहता है। यानी कि बेबस भी है और वो शिक्षा प्राप्त भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस समस्या का समाधान तो वह खोजता ही रहता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोरों का मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। यानी कि मैंने बताया ना, 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के बच्चे नग्न नग्न केवल लंगोटी पहन करके उसके बाद वो घर घर जा करके पानी मांगते हैं। लोग क्या क्या करते हैं कि जो बचा कुचा पानी था वो उनके सर पर उड़ेलते हैं, जिससे गारा हो जाता है। वो लड़के उसमें लोटपोट करते हैं और कहते हैं इंद्र सेन आइए माँ पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। इस प्रकार से एक गीत होता है, काली मैया की जय भी बोलते हैं इसमें। तो फिर लेखक कहता है कि जल की क्या है, बर्बादी है। लेकिन इनकी जो जीजी है, जो इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, वो कहती है कि ये बर्बादी नहीं है बेटा। जिस प्रकार एक किसान होता है 5-6 किलो अच्छा अनाज खेत में डालता है तो 30-40 मन गेहूं प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि हम इंद्र भगवान को खुश रखेंगे तो हमें कुछ जल हमें उनको उनको चढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें वो 1000 गुना जल देगा बरसात के रूप में। लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं मानता है। अब ये बात कहाँ तक सत्यता है कि विज्ञान सत्य है या लोगों की जो कहावतें हैं वो सत्य है, ये तो एक द्वंद्व ही चलता रहता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाने और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति घटना के रूप में हमें लगते हैं। बात तो सही, लोगों को विश्वास, देखो मत भी है, उसको मानना भी जरूरी है, नहीं मानने तो भी दिक्कत है और मानने तो भी दिक्कत है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर भी उनका शीघ्रता से निराकरण की एकमात्र कर्तव्य। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो लोक विश्वास है या किसी जाति विशेष के बाद आधार पर उसे बांटा गया और नस्ल विशेष के आधार बांटा गया, मजहब के हिसाब से बांटा गया, तब तो हम लोग उसे निराकरण पर कैसे तैसे करके। लेकिन किसी मजहब के अनुसार भी नहीं, धर्म जाति के आधार पर भी नहीं बांटा गया, तो फिर हम लोग उसे कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं? तो लेखक इनके बारे में हमें बताया। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। बात तो सही है, विश्वास होना चाहिए, इंसान विश्वास होता है तभी कोई कार्य सफल हो सकते हैं हम लोग। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया। कहने का तात्पर्य, जो इंद्र सेना थी, जो अर्धनग्न बच्चे थे, वो पानी मांगते हैं, पानी की बर्बादी होती है, लेखक कहता है ऐसा। तो लेखक काफी चीजें यहाँ पे लोक विश्वास की बात भी करता है, जैसे कि जब जन्माष्टमी आती है तो 8 दिन वो
अरछठ से लेकर के 8वें दिन वो होता है, वो गुड़दानी कुछ बांटते रहते हैं, पंजीरी बांटते रहते हैं, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। गोवर्धन के दिन गोबर से जीजी उनसे गोवर्धन बनवाती है, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये लोक विश्वास भी हैं, इन पर हमें अमल भी करना चाहिए, और कुछ हमें विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, और कुछ स्वयं के अनुसार अपने दिल की भी माननी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन लेखक ने यहाँ कोई भी निर्णय नहीं दिया है। पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उसका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाधा बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा या सहज प्रेम का रस, या दोनों? यानी कि लेखक नहीं मानते इन लोक विश्वासों को, इस अंधविश्वासों को, लेकिन फिर भी जीजी से वो प्यार करता है, तो जीजी के अनुसार वो सारे कार्य वही करता है, क्योंकि जीजी चाहती है कि कोई भी समस्या आए मेरे बच्चे पर न आए, क्योंकि जीजी से वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अब प्रेम बड़ा या विज्ञान का सत्य बड़ा, ये दोनों हमारे सामने एक सवाल के रूप में रह जाते हैं। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, हो चुका है। अब यह है मूल पाठ। ध्यान रखना, इंद्रसेना वो लड़के थे 10 से 12 वर्ष से 16 से 18, और मेंढक मंडली वो लोग कहते हैं जो इस इंद्रसेना से चिढ़ते थे। ठीक है, अब वो 10 से 12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष के थे, ये मैंने बता दिया था। सांवला रंग, नंगा बदन, एक जांघिया पहनते अर्थात एक लंगोटी पहनते, और पहला जयकार लगाता लोग बोल गंगा मैया की जय, और बोलते काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल प्यासे, माँ इंद्र सेना आई तेरे दरवाजे पर पानी दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये देख लो, अर्धंगन बच्चे, पानी जो डाला गया है वो उसमें ऐसे पानी डालते हैं उनके सरों पर, वो उसमें लोटपोट करते हैं। जीजी उदाहरण भी देती है। अब एक बात और लेखक कहता है कि लोग इतनी कठिनाई से उस पानी को इकट्ठा करे हुए रहते हैं और उस इंद्र सेना पर क्यों डालते हैं, मेंढक मंडली क्यों डालते हैं? तो जीजी कहती है, फिर किसान को उदाहरण देती है, कोई भी किसान यदि 5 से 7 किलो 5 से 6 किलो अच्छा अनाज अपने खेत में नहीं डालता है, तो फिर उसे 30 से 40 मन गेहूं प्राप्त नहीं होता है। अब लेखक है वो आर्य, ये भी ध्यान रखना है, आर्य समाज संस्कार के थे, और एक कुमार सुधार सभा के उन्हें क्या बना दिया जाता है? उपमंत्री भी बना दिया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस सभा के उपमंत्री बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, ये सारे त्योहारों के बारे में बता चुका हूँ। जन्माष्टमी आती है, गोवर्धन आता है, सारे काम जीजी लेखक से ही करवाती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, कोई समस्या ना आए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान आपको रखना है। लेखक इसे पानी की बर्बादी तो मानता ही है, ये ध्यान रखना है। जो ये लिखा है ना पीले कलर्स में, जो रंग मैंने व्हाइट से पीले, पीले वाले तो अवश्य पढ़ना है आप लोगों को, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, देखो जीजी ने कहा था, वो उदाहरण यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं जब सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएगा। यह बात तो सही है। लेखक जीजी कहती है कि जब तुम किसी को कुछ दोगे ना, तुम्हें फिर भगवान 8 से 10 गुना देगा। यथा राजा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज भी कहते हैं। जीजी की देखो कितने अच्छे उदाहरण दे रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्या पूरा गद्य खंड। अब देखो इसे आप लोग थोड़ा सा, मैं एक बात और समझा देता हूं आप लोगों को। आप लोग इसे है ना अच्छे से, जो मैंने जैसे कि मान लो अब यहाँ इसकी मैं बात करूं, तो जितना मैंने समझाया उसको अपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा। फिर इसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़े भी गए, मूल पाठ को भी। जैसे हम लोगों ने जितने समय में हमने किया, चाहे इसे दुगना समय क्यों ना लग जाए, क्योंकि अंतिम 2 चैप्टर थे, सीरीज के फूल और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आगे हम लोगों ने जो पढ़ा है सारांश के रूप में, आप मेरे पढ़ाए हुए के बाद में मूल पाठ भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना ही समय तुम्हें और लगेगा। यदि ये समय आपने दे दिया मेरे साथ में, तो कुछ समय और लगा दिया, तो फिर सोने में सुगंध हो जाएगा, यानी कि गुण में और भी गुण हमें प्राप्त हो जाएंगे, और हमें पूरा गद्य खंड अच्छे दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, और कमेंट करके अवश्य बताना है कि हाँ सर हमें गद्य खंड समझ में आ गया है, हम इसे अब एक बार कंप्लीट भी पढ़ लेंगे, और फिर हमें 100% नंबर लाने से कोई प्राप्त नहीं रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना है मुझे कि कैसा लगा आज का सेशन। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।